नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव के साथ आप सबसे रूबरू हूँ मैं हिना जुबैर। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के लोग सर्दी और आलूदगी से परेशान हैं। इस दौरान आज दिल्ली के कई इलाकों में बारिश भी हुई, जिसकी वजह से ठंड मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 डिग्री तक दर्जे हरारत में कमी आ सकती है। वहीं 10 जनवरी तक दिल्ली में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिल्ली और करीबी रास्तों में ओले भी पड़ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है और इस बदले मिजाज में देश की राजधानी दिल्ली में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इस बूंदाबांदी के चलते ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 8 से 9 जनवरी तक के बीच इसी तरीके के मौसम के रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ये कोल्ड वेव नहीं है और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो 8 से 9 जनवरी तक के बीच होती रहेगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी के चलते ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर जरूर बढ़ गई है और सर्दी की मार भी दिल्ली के लोगों को अभी 8 से 9 जनवरी तक के बीच झेलनी होगी। और जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सर्दी बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है, तो लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि मौसम विभाग ने भी सचेत कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहने की संभावना है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं गाजियाबाद में भी सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी देखी जा रही है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो गाजियाबाद में धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है। गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है, ड्राइवरों को लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सड़कों के किनारे लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रोहित ने वहां मौजूद लोगों से बात की। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। अगर हम बात करें तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई है और बारिश की वजह से और ठंड हो रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सुबह का समय है, बारिश भी हो रही है और अलाव का सहारा आप ले रहे हैं। जी, ठंड तो हो ही गई है, बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, आगे से आ रहा है। तो ठंड के कारण ठिठुरन भी बहुत हो रही है। जी जी, ठंड तो लगी रही है। सुबह से काम काज अपना छोड़ के आग के सारे बैठे हैं, बीमार ना हो जाए, मर ना जाए, अपने ठंड से बचने के लिए सारा लगाए बैठे हुए। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। मैं कह रहा यात्री भी नहीं मिल रहे, इसीलिए बैठ गए हैं। यात्री मिलते तो मैं ऑटो ही चलाता मजबूरी में। बारिश हो रही है सुबह से हाँ जी, सुबह से बारिश हो रही है, ठंड लग रही है। ठंड बहुत तेज है, ऐसे में अलाव का सहारा ज्यादा ले रहे हैं। जी जी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। आप बताइए। हाँ, ठंड तो हो रही है बहुत ज्यादा। तो देखिए, बारिश के कारण ठंड भी बढ़ रही है और अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है लोगों की तरफ से। अगर हम सड़क की बात करें तो दिन में ही विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं। जो वाहन चालक हैं वे लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं और हल्का बूंदी-बांदी से कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव हुआ है और ठंड से ठिठुरन भी बढ़ी है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। वहीं वादी कश्मीर में बर्फबारी के चलते दूसरे दिन भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजें मुतासिर हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हद्दे निगाह की कमी की वजह से परवाजें ताखीर से चल रही हैं और अब तक करीब 8 परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक हद्दे निगाह मजीद कम हो रही है और आने वाले वक्त में फैसला किया जाएगा। परवाज़ों की उड़ान न भरने की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ से वादी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, हालांकि बीच बीच में बर्फबारी रुकी भी, लेकिन आज सुबह से फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बालाई इलाकों में काफ़ी बर्फबारी हुई है, बाज़ मुकामात पर 1 फीट से ज़्यादा बर्फ जमा हो चुकी है। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का आलम है क्योंकि बर्फबारी की वजह से कई परवाजें मंसूख हुई हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि मुसाफिर सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर सहूलियत का फुकदान है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त दिक्कतों का सामना है।
खबर यूपी से है, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुरादाबाद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली बीजेपी और समाजवादी दोनों पार्टियों पर सख्त तनकीद की। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि हर तबके के लोगों ने अपना अपना लीडर मुंतखब कर लिया है, मगर मुसलमानों ने अपना लीडर मुंतखब नहीं किया और इसी वजह से आज मुसलमान इंसाफ से महरूम हैं। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को अपना नेता मान लिया, जिस तरह यादवों ने मुलायम सिंह साहब को और अखिलेश को अपना नेता मान लिया, जिस तरह चौधरी चरण सिंह से लेकर अब जयंत चौधरी तक जाट बोलता है कि ये मेरा जाट है, जिस तरह बाघेलों ने बाघेल को देखकर अपना नेता मान लिया, जिस तरह ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अजय मिश्रा को हटाया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, वो मंत्रिमंडल में आज भी होम मिनिस्टर है। अब बताओ, जब ये सब लोग अपने अपने नेता को बनाए, अपना हिस्सा ले रहे और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान जब अपना हिस्सा लेने की बात ओवैसी करता है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता। बीजेपी कहती है कि ओवैसी जो बात कर रहा है उससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अरे तुम्हारे सरकार में, तुम्हारे इख्तिदार में हमारी बच्चियों की बेचने की बोली लगाई जा रही है। याद रखो, आप जिसके पास ताकत है उसी की इज्जत की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये समझ रहे कि 19% है, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपकी कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपकी कोई अहमियत नहीं है। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजी सुरक्षा पेंशन का ऐलान किया और पेंशन इस्तिफादा कुनंदगान को पेंशन भी दी। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि यूपी सरकार आवाम की भलाई और उनकी बेहतरी के लिए पाबंद अहद है। ईस्वी सन 2022 का शुभारंभ हो रहा है और इस शुभारंभ के अवसर पर एक साथ प्रदेश के 98,28,000 लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का एक मुफ्त लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश के अपने सभी 98,28,000 लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा का दोगुना लाभ प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों के सुख और दुख दोनों में सहभागी बनकर के उनकी पीड़ा के साथ खड़े होकर के उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें और शासन स्तर से हर संभव सहयोग भी करें। और शासन स्तर पर प्रदान करने वाली इन सुविधाओं के क्रम में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर जितने भी वृद्धजन हैं जो वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित हैं, जितने भी निराश्रित महिलाएं हैं, जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी कुष्ठ रोगी हैं, इन सभी की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जास्त माहिती आहे आणि अत्यंत संवेदनशील असा हा गुन्हा आहे, परंतु यामध्ये बऱ्याचशा र्युमर्स पण सुरू आहेत। म्हणून आमची केस काय आहे आणि त्याच्यात आत्तापर्यंत काय कारवाई झालेली आहे याबद्दल तुम्हाला माहिती द्यावी, खात्रीशीर माहिती देण्यासाठी
म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स आज घेण्यात येत आहे. यामध्ये ज्या बेसिक गोष्टी आहेत इन्व्हेस्टिगेशनच्या त्या मी आपल्याला सांगणार, परंतु त्याचबरोबर हा फक्त 3 दिवस जुना तपास आहे आणि याच्यात अजून बराच मोठा तपास आपल्याला करावायचा बाकी आहे. तरी फार संवेदनशील असा तपासाचा भाग आपल्याला सांगता येणार नाही, कारण त्यामुळे हे इन्व्हेस्टिगेशन अफेक्ट होईल. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि इन्व्हेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज न होता जी काही माहिती आम्हाला सांगता येण्यासारखी आहे ती आपल्याला आम्ही सांगू, परंतु विशिष्ट खोलातील माहितीसाठी आपण आग्रह धरू नये, कारण हा ऑनलाईन तपास आहे आणि याच्यामध्ये ऑनलाईन तपासामध्ये आरोपींना जे अजून अटक झालेली नाहीत त्यांना कोणत्या प्रकारचा फायदा मिळू नये यासाठी काही गोष्टी गोपनीय ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. गुन्ह्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी होती की इंटरनेटवर वेब बेस्ड ॲप तयार करण्यात आलं बुल्लीबाई, आणि या ॲपवर मी आपल्याला दाखवतो त्या प्रकारचे काही हे त्याचं पेज आहे आणि इथे क्लिक केल्यानंतर ते तुम्हाला त्या साईटवर घेऊन जातं डिटेल्ससाठी. तर याच्यामध्ये मोडस ऑपरेंडी अशी होती की याच्यामध्ये काही सोशल मीडियावरच्या काही विशिष्ट समाजामधील महिलांचे फोटो या साईटमध्ये लोड करण्यात आले होते आणि त्यांच्या भावना दुखावतील अशा प्रकारचं मॅसेज या साईटवर देण्यात आला. अशी आमच्याकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 31 तारखेला आम्ही हा गुन्हा दाखल केला. तो मुंबई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुल्लीबाई ऐप के ताल्लुक से जानकारी देते हुए हम आपको बताएं कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर पेशरफ्त जारी है, बेंगलुरु से एक 21 साल नौजवान को तफ्तीश के लिए लाया गया है, साथ ही साथ देहरादून से जिस तरह से एक खातून को तफ्तीश के लिए लाया गया है, उसी बारे में तफसीलात फराहम करते हुए लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है. एक और अहम खबर, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि इस साल 90 लाख स्कॉलरशिप दी जाएंगी. उन्होंने ये भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि स्कॉलरशिप से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो. उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे नुमाइंदे के साथ बातचीत में, आइए आपको दिखाते हैं. मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं. सर, प्री बजट डिस्कशन हो रहा है और एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो वादा किया गया था सरकार की तरफ से 1 करोड़ हर साल स्कॉलरशिप देने का, वो पूरा नहीं हो रहा है. देखिए, पहली बात तो हमारी जो स्कॉलरशिप का बजट है वो बजट आधारित है. उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो इन 5.5-6 सालों के अंदर हमने 5.5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप दी है, जिसमें बच्चियां भी शामिल हैं, 50% लड़कियां शामिल हैं. हमारी कोशिश है इस बार, अभी किसी ने जो आंकड़े लोग बता रहे हैं वो गलत है. अभी जो है वो स्कॉलरशिप का प्रोसेस चल रहा है और इस बार भी जो है वो काफी बड़ी संख्या में 1 करोड़ तो नहीं लेकिन 90 लाख से लेकर के और उससे ऊपर ही जो है स्कॉलरशिप जाएगी, जो और खासतौर से उसमें 50% लड़कियां हैं उनको जाएगी. वो बात आपकी सही है कि क्योंकि ये हमारी जो स्कॉलरशिप है वो जितनी भी केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप है उसमें 90% हम स्कॉलरशिप देते हैं. 10% में ट्राइबल अफेयर्स है, सोशल जस्टिस है या और मिनिस्ट्रीज दे रही हैं. तो उसमें जो है वो डिमांड ड्रिवन है. हमारी बजट जो है वो डिमांड पे आधारित नहीं है बल्कि बजट पे आधारित है.
कई लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि मंत्रालय अपनी जो 50% के करीब जो बजट है वो स्कॉलरशिप स्कीमों पर खर्च कर देता है, अगर वो योजना का वो निशाना पाना है 1 करोड़ का तो तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह में घी शक्कर। हम भी चाहते हैं कि स्कॉलरशिप की जितनी भी एप्लीकेशंस आए सबको मिल जाए। सर एक अलग सवाल ये है कि अब ये सवाल भी उठ रहा है कि वजीर आजम का 15 पॉइंट प्रोग्राम जो था उसकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो रही, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। देखिए, मुझे लगता है ये 50 पॉइंट प्रोग्राम और ये सच्चर कमेटी, ये सारी की सारी चीजें एक लीपापोती करने के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। आप ये बताइए कि किस क्षेत्र में, किस डिपार्टमेंट ने अल्पसंख्यकों के साथ तरक्की के मामले में नाइंसाफी की है या उनको बराबरी की हिस्सेदारी भागीदारी नहीं की है। अब मकान बने हैं तो उन मकान में जो हमने आंकड़े लगवाए तो लगभग 39% तो अल्पसंख्यक समाज के गांवों के मकान हैं। हमने जब आंकड़े लगवाए तो पता लगा कि बिजली किन गांवों में नहीं पहुंची थी, उनमें जो है वो 35 से 36% ऐसे गांव थे जो अल्पसंख्यकों के गांव थे जिनको के अंधेरे में छोड़ दिया गया था। मुद्रा योजना का फायदा जो है 40% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को हुआ है। इसके अलावा तमाम इसमें ये सब सच्चर कमेटी और ये क्या है 50 पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें जो सिर्फ लीपापोती और खानापूर्ति के लिए थी। हमारा जो एम्पावरमेंट है विद कमिटमेंट है और कमिटमेंट के साथ हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डेवलपमेंट के रास्ते पे हम चल रहे हैं। हम सब में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टैलेंट को एक मुख्तलिफ लेवल पर ले जाते हैं और एक मिसाल बन जाते हैं। न्यूज़ 18 की अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमने कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने अज़्म और मेहनत से अपने टैलेंट को एक मुख्तलिफ सतह पर पहुंचाया और लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। आज हम आपको दिल्ली के मानक के सांगी से मिलवाएंगे। दिल्ली के माणिक के सांधी 13 साल में ही उस्ताद हैं। वो कल्पनाओं को कागज पर हूबहू उतारने में माहिर हैं। माणिक्य का जीवन एक तरह से चमत्कार ही है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद उन्हें 17 दिन तक आईसीयू में रखा गया और कई ऑपरेशंस किए गए। उनके माता पिता ने उन्हें बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए और आज 13 साल का उपन्यासकार माणिक्य उनके लिए सबसे अनमोल हीरा है। He's a fighter because to see from where he's come from his birth, from the multiple issues that he had to this stage today where I can see him excelling and fighting and learning on his own in everything that he does. It's really amazing. कई साल से कहानियां गढ़ रहे माणिक्य अब धारावाहिक उपन्यास लिख रहे हैं। First of all, when I write a good story, I myself feel proud of myself that I have written a good story. More or less, it just gives me a lot of satisfaction and joy on an overall note to write books. माणिक्य सीरीज लिखने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के उपन्यासकार हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स ने द विजर्ड ऑफ सनसनाडिया के लिए उन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। 2021 में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें सुपर टैलेंटेड चाइल्ड 1 in a million के रूप में सम्मान दिया। माणिक्य के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में बेहद इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 58,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 15,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए। इसी दौरान कोरोना से 534 लोगों की मौत हुई है। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी बड़े पैमाने पर जारी है। और दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के आने के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार लोगों को अस्पतालों में जाने की जरूरत कम पड़ रही है। सत्येंद्र जैन का यह भी कहना है कि लोग कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल रखें। कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से
काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है, पहले के मुकाबले में लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें, ये ना हो कि हल्का सा खांसी हुआ, जुकाम हुआ तो created on which pictures of some ladies belonging to a particular community were uploaded and messages with these pictures, objectionable messages were also put, and these were circulated on media by using the Twitter handles. We received the complaint in Mumbai on 2nd of January. Immediately we registered the offence and started the technical analysis of the case. In the process, we identified a young person, Kumar Vishal Jha or Vishal Kumar Jha, he uses both the names, from Bangalore, who is a second year engineering student. We apprehended him and the investigation started. This Bullibai app had 5 followers, so we started investigating on those followers and we came to know who are the operators or who had initiated these Twitter handles. Accordingly, so far in the investigation, we have arrested 3 persons, including a lady. 2 persons are from Uttarakhand, we have arrested so far, and as told you, 1 person is from Bangalore. The investigation will follow. I must request you all, I know you are curious to know details, but as I told you, this case is sensitive and it will not be appropriate to divulge lot of details of the investigation which otherwise can hamper the ongoing investigation, and the accused people who are not apprehended so far, they might try to destroy the evidence, as most of the investigation is online and on the internet. So I request you all, press media, to cooperate with us and not to insist for too many details. तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।